अरे पत्नी की नाक का मोती बीनना भी कोई तीरंदाजी है। ऐसे ही तीरंदाज हो तो कुछ करके दिखाओ। नमस्कार। अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर आप सबका अथ कथा में पुनश्च स्वागत। कई साल पहले बालमन नामक पत्रिका में मेरी लिखी एक कहानी प्रकाशित हुई थी। आज वही कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है 3 होशियार और राक्षस। 3 होशियार और राक्षस एक मराठी लोक कथा है। एक था तीरंदाज, पक्का निशानेबाज। रोज अपनी बीवी को सामने बिठाता और उसकी नथनी के मोती को तीर से बेंधता, यानी मोती पर निशाना साधकर उसे तोड़ देता। मजाल है कि उसकी पत्नी को कभी खरोंच भी आती। मोती बेंधने पर तीरंदाज बड़ा खुश होता। अपनी बीवी के पास आकर प्यार और अभिमान से पूछता, मुझसे अच्छा तीरंदाज भी होगा कहीं? बीवी रोज सोचती कि अगर निशाना चूक गया तो। इसी डर के मारे उसका बुरा हाल रहता। पति के डर से और उसका मन रखने के लिए कहती, ना, मैंने तो इससे अधिक होशियारी की बात कहीं सुनी ही नहीं। रोज रोज के डर और आतंक से तीरंदाज की पत्नी तंग आ गई। आखिर एक दिन साहस जुटाकर उसने कह ही दिया, अरे पत्नी की नाक का मोती बीनना भी कोई तीरंदाजी है। ऐसे ही तीरंदाज हो तो कुछ करके दिखाओ। दुनिया में एक से बढ़कर एक होशियार भरे पड़े हैं। ये सुनना था कि तीरंदाज की त्योरियां चढ़ गई। जमीन पर रखा धनुष गुस्से से उठा, कंधे पर लटका लिया, पैर पटक कर बोला, ठीक है, तभी घर लौटूंगा जब कुछ करके दिखा दूंगा। और वो घर से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। नदी किनारे बैठा एक आदमी खाना खा रहा था। तीरंदाज ने उससे जाकर पूछा, क्यों जी, आप कौन है? उस आदमी ने छाती ठोकते हुए कहा, मैं हूं एक पहलवान। कुश्तियां लड़ने और भारी से भारी चीज उठाने में अपना सानी नहीं रखता, यानी इनमें मेरे मुकाबले का कोई नहीं है। कल तक मैं अपने को दुनिया का सबसे होशियार आदमी मानता था, पर सुनने में आया है कि एक तीरंदाज है, इतना होशियार कि अपनी बीबी की नथनी का मोती तीर से बेंधता है। उसी से मिलने जा रहा हूँ। तो फिर और आगे जाने की जरूरत नहीं, मैं ही हूँ वो तीरंदाज। लेकिन मेरी बीवी ने तो ताना दिया था कि नथनी बीनना भी कोई होशियारी है। चलो भैया, आगे चलकर देखते हैं कि हमसे ज्यादा होशियार भी कोई है या नहीं। तीरंदाज और पहलवान आगे बढ़े। कुछ दूर एक दोराहे पर उनकी मुलाकात एक और व्यक्ति से हो गई। महाशय, आप कौन है और कहाँ जा रहे हैं? पहलवान ने पूछा। मैं एक जमींदार हूँ, व्यवहार में चतुर, नीति में निपुण। मैं स्वयं को सबसे अधिक होशियार समझता था, लेकिन सुना है एक पहलवान है जिसने किसी से मात नहीं खाई। एक तीरंदाज भी है जो अपनी बीवी की नथनी के मोती पर निशाना साधता है। दोनों से मिलने की बड़ी साध है। हम ही है वो तीरंदाज और पहलवान। तीरंदाज और पहलवान एक साथ बोल उठे, धन्य भाग, आज से हम तीनों दोस्त हो गए। दोस्तों, पास ही मेरा घर है। आप बड़ी दूर से चलकर आए हैं। घर चलकर थोड़ा आराम कीजिए, फिर एक एक की, यानी हम तीनों की होशियारी की परीक्षा होगी। जमींदार ने कहा। तीनों आदमी जमींदार के घर गए। रात को जब सब खा पी कर सो गए तो पहलवान को एक मजाक सूझा। जमींदार की रसोई में लोहे का एक बड़ा बर्तन था, भारी इतना कि 25 आदमी भी
मुश्किल से उठा पाया। पहलवान वो बर्तन उठाकर नदी किनारे गया। नदी के बीच में एक छोटा सा टापू द्वीप था। बर्तन वहां रख पहलवान घर लौटा और चुपचाप बिस्तर में दुबक गया। पहलवान की आहट से जमींदार की पत्नी जग गई। पति को उठाते हुए बोली, रसोई में कोई है। जमींदार ने सब चीजें जहां की तहां देखी, बस लोहे का भारी बर्तन गायब था। वह रसोई के पिछवाड़े गया। वहां भारी बोझा ढोने वाले किसी आदमी के पांव के निशान थे। निशान सीधे नदी तक गए थे। चांदनी रात में लोहे का बर्तन नदी के बीचों बीच टापू पर दिखाई दे रहा था। जमींदार कुछ सोचता हुआ घर वापस आ गया। मेहमानों के कमरे में पहुंचा। एक एक को चादर उठाकर उसने देखा। तीरंदाज की ओर देखकर उसने कहा, ना, इसके वश की बात नहीं। पहलवान की चादर उठाई तो उसे नदी किनारे की गंध आई। उसके शरीर पर जगह जगह नदी किनारे की रेत भी चिपकी हुई थी। इसी का काम है ये, जमींदार ने सोचा। दूसरे दिन अपनी बुद्धिमानी से सबको छकाना चाहिए, उसने सोचा। सुबह होते ही वो तीरंदाज और पहलवान को लेकर नदी किनारे पहुंचा। घर में ही नहाते, पर पानी गर्म करने का बड़ा बर्तन कोई उठा ले गया है, जमींदार ने कहा। वही लोहे का? तीरंदाज ने हैरानी प्रकट की। जी हाँ, वही, कहकर जमींदार टापू पर पहुंचा। ये रहा, मिल गया, उसने कहा। कौन लाया होगा ये बर्तन? पहलवान ने अनजान बनते हुए पूछा। आप ही जनाब। आपके पैरों के निशान घर से ठीक यहाँ तक आए हैं। आपके शरीर पर यहाँ की रेत भी चिपकी थी, जमींदार ने पैनी नजरों से देखते हुए कहा। तीरंदाज और पहलवान जमींदार की होशियारी से बहुत प्रभावित हुए। पूरे दिन गपशप होती रही। शाम को जमींदार ने कहा, भाई, आज तो दावत होनी चाहिए। दोस्त पहलवान, जाकर कोई मोटी ताजी भेड़ लाओ, पकाकर खाएंगे, मजा आ जाएगा। सुनते ही पहलवान उठ खड़ा हुआ। गांव के बाहर की पहाड़ी पर गया। वहां भेड़ बकरियों का एक झुंड घास चर रहा था। उसी समय एक राक्षस भी वहां आया था। उसने सोचा, भेड़ के रूप में इन तीनों को मजा चखाऊं। वह तुरंत भेड़ के रूप में उस झुंड में मिल गया। पहलवान को यही मोटी ताजी भेड़ पसंद आई। उसने उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाए ही थे कि भेड़ ने सींग से ऐसी टक्कर दी कि पहलवान चक्कर खा गया। लेकिन हार मानना तो उसने सीखा ही नहीं था। पूरी ताकत से उसने भेड़ को उठाया और दोनों साथियों के सामने लाकर बोला, देखो कैसी तगड़ी भेड़ लाया हूं। पहलवान भेड़ को इस तरह जकड़े था कि भेड़ की आंखें निकली पड़ रही थी। जमींदार ने गौर किया, भेड़ की लाल आंखों में एक अजीब सा वहशीपन है। वो समझ गया कि भेड़ के रूप में ये कोई राक्षस ही है। पहले तो वह डर गया। फिर उसने सोचा, अगर राक्षस ने भांप लिया कि मैं डरा हुआ हूं तो मिनटों में हम सबका सफाया कर देगा। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। खखार कर कड़े स्वर में बोला, अरे मूर्ख पहलवान, तुझे मोटी ताजी भेड़ लाने भेजा था और तू ये मरियल राक्षस ले आया। जानता नहीं, मेरे बच्चे रोज एक राक्षस खाते हैं, बीवी 3 और मैं 12 राक्षस खाता हूँ, और तू हम सबके लिए एक राक्षस उठा लाया। तेरी अक्ल पर पत्थर तो नहीं पड़ गए? पहलवान ने धम से भेड़ को जमीन पर पटक दिया। राक्षस की हड्डी पसली एक हो गई। जमींदार की बातें सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी पहले ही गुम हो गई थी। पहलवान की ताकत भी वो देख चुका था। दया कीजिए, उसने मिन्नत की। तुझे क्यों छोड़ेंगे? अभी तो तेरा भुर्ता बनाएंगे। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगर तुझे छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? जमींदार ने कहा। राक्षस जमींदार के पैरों में लौटते हुए बोला,
आपको पहाड़ से संपत्ति, हीरे मोती ला दूंगा, पर मेरी जान बख्श दीजिए। तेरा क्या भरोसा? जमींदार ने आंखें तरेरी। मैं वचन देता हूं, मैं हीरे जवाहरात लेकर उल्टे पैर वापस लौटूंगा। राक्षस गिड़गिड़ाया। अच्छा अच्छा, अभी छोड़े देते हैं, पर याद रख, वापस न आया तो तुझे पाताल से भी खींच कर ले आऊंगा, जमींदार ने धमकाया। तब तौबा तौबा करते हुए राक्षस आकाश में उड़ गया। अपने राज्य में पहुंचकर उसने ढेर से हीरे जवाहरात अपने साथ बांध लिए। राज्य की संपत्ति को बाहर ले जाते हुए देख उसके रिश्तेदारों ने उससे कारण पूछा। बहुत जालिम लोगों से पाला पड़ा है। वो आदमी 12, उसकी बीवी 3 और उसके बच्चे एक राक्षस रोज खाते हैं। जान बची, लाखों पाए, राक्षस ने बयान किया। अरे मूर्ख, हम मानवों को खाते हैं, मानव ने राक्षस को खाया, ऐसा कहीं नहीं सुना। उन्होंने अविश्वास प्रकट किया। तुमने देखा नहीं उनको, तभी ऐसा कहते हो। उनकी याद से राक्षस के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसको वाकई डरा हुआ देख अन्य राक्षसों ने उसे जाने की इजाजत दे दी, पर राजा ने हुक्म दे दिया कि लौटते ही दरबार में इस बात की पूछताछ की जाए। राक्षस को धन लेकर जमींदार के पास पहुंचने में 3 दिन लगे। देरी का कारण पूछने पर राक्षस ने सहमते हुए कहा, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा रास्ता रोक लिया था, हमारे दरबार में मुझ पर मुकदमा चलेगा। जमींदार ने कहा, कहाँ होता है ये दरबार? हमें भी वहां ले चलो। सब राक्षसों पर हमारा राज है, तुम्हारे राजा पर भी हमारा ही शासन चलेगा। अच्छा जी, कहकर राक्षस ने आज्ञाकारी सेवक की भांति तीनों को कंधों और पीठ पर बिठा लिया और उन्हें सुदूर जंगल में ले गया। जंगल में राक्षसों का दरबार भरा हुआ था। दूर दूर तक विशालकाय राक्षस ही नजर आ रहे थे। उन्हें देख तीनों वीर मन ही मन डर गए। राक्षस ने पहलवान, तीरंदाज और जमींदार को एक विशाल पेड़ पर उतारा। तीनों वहीं से राक्षसों के दरबार का नजारा देखने लगे। क्यों रे, तूने राक्षसों के राज की संपत्ति मानवों को दी? इतना डरपोक निकला तू? राक्षस राज ने अपनी रोबीली आवाज में पूछा। हुजूर, वे साधारण आदमी नहीं है, बड़े शक्तिशाली वीर है। उनमें से एक आदमी रोज 12 राक्षस, उसकी बीवी 3 और उनके बच्चे एक राक्षस खाते हैं। दूसरे ने मुझे इस बुरी तरह जकड़ लिया था कि लगता था कि दम ही निकल जाएगा। तीसरा भी काफी मजबूत है। उनसे मैं जैसे तैसे पिंड छुड़ाकर भागा हूँ। वे आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। जैसे हम आपके काबू में हैं, वैसे ही आप उनके कब्जे में हो जाएंगे। आदमी की तारीफ सुन राक्षस राज आग बबूला हो गया। बोला, अगर वे मेरे सामने पड़ जाए तो मजा चखा दूं। संयोग से ठीक उसी वक्त पेड़ की वो शाखा जिस पर पहलवान, तीरंदाज और जमींदार बैठे थे, टूटकर ठीक राक्षस राज के ऊपर गिरी। सब हक्के बक्के रह गए। राक्षस अचानक उनको सामने देख कुछ समझ न पाए कि वे कहां से आ गए। तीनों आदमियों ने सोचा, अब डरा धमका कर राक्षसों पर रौब डालने में ही खैर है। पहलवान पूरी ताकत से राक्षस राज पर टूट पड़ा। उसने उसे ऐसे जोरदार मुक्के रसीद किए कि राक्षस राज की बोलती बंद हो गई। तीरंदाज ने तीर निकाल निकाल कर उसके मर्मस्थलों को बेंध दिया। जमींदार ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, शाबाश, पहले इसी का कलेवा नाश्ता करेंगे। अच्छी तरह कचूमर निकालो। राजा की बदहवासी देखकर सारे राक्षस मैदान छोड़कर भाग गए। छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे कमबख्तो छोड़ो भी, राक्षस राज चिल्लाया। नहीं, बिल्कुल नहीं,
इसे मत छोड़ना, जोरों की भूख लगी है, इसे तो खा ही लेंगे। जमींदार ने उससे भी जोरदार आवाज में कहा। तीनों ने मिलकर राक्षस राज की खूब पिटाई की। जब मारते मारते थक गए तो जमींदार ने राक्षस राज से कहा, अच्छा तू इतनी मिन्नत कर रहा है तो छोड़ देते हैं, पर इसके बदले तू क्या देगा हमें? इस जंगल में करोड़ों की संपत्ति पड़ी है। राक्षस राज ने लालच दिखाया। जंगल की संपत्ति से हमें क्या? अपने सेवकों को कहो कि हमें घर तक छोड़ आए और हमारा घर हीरे जवाहरातों से भर दे। राक्षस राज ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है। वह तो यही चाहता था कि तीनों भयंकर आदमी किसी तरह जंगल छोड़कर चले जाएं। उसने आनंद फानन में तीनों को जमींदार के घर पहुंचा दिया। साथ ही उसके घर में हीरे मोती और अशर्फियों के ढेर लगा दिए। इस प्रकार जमींदार ने सूझबूझ से न केवल अपनी और साथियों की जान बचाई, बल्कि अपार संपत्ति भी प्राप्त कर ली। उसने सारी संपत्ति के 3 हिस्से किए। दोनों दोस्तों को शानदार दावत दी। दोनों को उनके हिस्से का धन देकर प्रेम से विदा किया। तीरंदाज ने घर पहुंचकर पत्नी के सामने हीरे जवाहरात का ढेर लगा दिया और कहा, ये सब तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हारी होशियारी से ये मिला है। न तुम मुझे मेरे अभिमान से उबारती, न होशियार लोगों से मुलाकात होती, और न ही ये हीरे जवाहरात मिलते। बीवी की नथनी का मोती बेनने में ही सारी होशियारी नहीं है। अब मैं हमेशा के लिए ये पागलपन छोड़ दूंगा। है ना मज़ेदार कहानी? आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे अथकथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।